Hello everyone. Today we will start third lecture of solution. Okay, and our topic is solubility of gases in liquid. यानी आज हमने गैस को डिजोल्व करना है लिक्विड के अंदर. ओके, और जो सेकंड लेक्चर था हमने उसमें स्टडी किया था सॉलिड इन लिक्विड. सेम ही टॉपिक है, बस आज हमने गैस को डिजोल्व करना है लिक्विड के अंदर. ऐसे समझो इसको, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करना है, यानी ये गैस है, किसके अंदर डिजोल्व करना आपने? कोल्ड ड्रिंक के अंदर. जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं आपके पास या सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या होगी? द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी दैट कैन बी डिजोल्व इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड टू फॉर्म दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड. तो आज आपने क्या करना है, जैसे आपके पास क्या होगी, जो सोलवेंट है उसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होगी. ठीक है ना, या इसको आप लिख सकते हो 100 ग्राम. यानी आपने कोई भी गैस डिजोल्व करनी है 100 ग्राम वॉल्यूम के अंदर, 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर, उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड. और कब तक डिजोल्व करनी है? जब तक वो सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड पॉइंट तक ना पहुंचे. ओके, नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग. अब देखो क्या फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड. जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था फैक्टर सॉलिड इन लिक्विड के अंदर, सेम फैक्टर थे उसके अंदर भी, द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट. सेकंड फैक्टर था टेम्परेचर एंड थर्ड फैक्टर था उसके अंदर प्रेशर. तो उसी तरह आज हम स्टडी कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड. तो फर्स्ट फैक्टर आपका द नेचर ऑफ द गैस एंड द सोलवेंट. जैसे आपने स्टडी किया था कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी पोलर पोलर के अंदर डिजोल्व होंगे और नॉन पोलर के अंदर. उसी तरह गैस के अंदर भी क्या होगा, जो गैस और सोलवेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करती है सोल्युबिलिटी. लाइक H2 हाइड्रोजन, N2 O2, ये सभी गैसें क्या होती है अभी लेस डिजोल्व होती हैं वाटर के अंदर. ठीक है ना, लेस डिजोल्व होंगी किसके अंदर? वाटर के अंदर. बट NH3, SO2, HCl गैस, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस, ये क्या होती हैं? हाई अमाउंट में डिजोल्व हो जाती हैं, हाई अमाउंट में डिजोल्व होती हैं वाटर के अंदर. ठीक है, देखो ये लेस अमाउंट में, ये हाई अमाउंट में. तो इसका मतलब किसके? दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है ये भी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड. अब देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेस अमाउंट में डिजोल्व क्यों होती हैं? क्योंकि ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्टिव नहीं है. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वाटर के साथ केमिकल रिएक्टिव नहीं होती. बट अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस ये वाटर के साथ रिएक्टिव है, केमिकली रिएक्टिव होती हैं. कैसे? जैसे अमोनिया है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या फॉर्मेशन दे देती है? NH4OH. इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड. उसी तरह SO2 अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या फॉर्मेशन देती है? अभी H2SO3 देगी. ओके, H2SO3 जिसको बोला जाता है सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड देगी ये. और HCl गैस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन देती है? अभी ये देती है HCl एसिड. ओके, तो ये तीनों गैसें क्या हैं? वाटर के साथ केमिकली रिएक्टिव है, इस वजह से क्या करेंगी? हाई अमाउंट में डिजोल्व हो जाती हैं. और ये केमिकल रिएक्टिव नहीं होती, इस वजह से हाई अमाउंट में डिजोल्व नहीं होती. बट ये जो गैसें हैं ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इवन CO2, ये अल्कोहल के अंदर ज़्यादा डिजोल्व हो जाती हैं. यानी ये गैसें अल्कोहल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व होंगी और ये गैसें अल्कोहल के अंदर लेस अमाउंट में डिजोल्व होती हैं. तो इसका मतलब क्या है कि जो सोल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टेम्परेचर. अब देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाती है अभी. ठीक है ना, तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाती है.
क्यों डिक्रीज होगी? देखो इसको सोचो ऐसे, जैसे मान लो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करो, जब मान लो वाटर है आपके पास, तो वाटर के अंदर जो गैस है वो क्या करेगी, वो अवेपोरेट हो जाती है या बाहर चली जाती है। यानी आप कहाँ तो गैस को डिजोल्व करते हो उसके अंदर, कहाँ गैस टेम्परेचर इंक्रीज करने से ही अवेपोरेट हो जाती है, बाहर चली जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसका एक्चुअली रीजन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। जैसे आप ऐसे समझो कि आपके पास एक तो गैस प्लस आपने वाटर के अंदर उसको डिजोल्व किया, तो आपके पास क्या आएगा, एक सॉल्यूशन, ओके, प्लस क्या आएगी, हीट बाहर निकलेगी। यानी अगर हीट बाहर निकलती है तो इसका मतलब कौन सी प्रोसेस है ये, दैट मीन एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो एक्जोथर्मिक में प्रोसेस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल तो क्या होगा भाई, जो आपका इक्विलिब्रियम है तो वो कहाँ शिफ्ट करेगा, जो आपका इक्विलिब्रियम है ना वो शिफ्ट कर जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो इक्विलिब्रियम इस साइड शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। और आप रिएक्शन किस साइड लगा रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। यानी आप रिएक्शन आगे लगा रहे हो, लेकिन इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड साइड। यानी रिएक्शन आगे जा रही है, इक्विलिब्रियम पीछे साइड है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, या फिर सोल्यूबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है, तो उसका रीजन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। अकेला ऐसा नहीं सोच सकते आप कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी हमेशा ही के लिए क्या होगी, डिक्रीज होगी, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी गैसें हैं हमारे पास, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे हीलियम, देखो कुछ गैसें बताता हूँ मैं, एक्सेप्शनल केस हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अभी देखो उसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम और सभी इनर्ट गैस, जब इन तीनों को या इन सभी को डिजोल्व करते हो किसके अंदर, अल्कोहल या फिर एसीटोन, मीन नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी वाटर के बिना कोई और सॉल्यूशन हो। जैसे ये सॉल्वेंट, जब भी आप हाइड्रोजन, हीलियम या इनर्ट गैस को डिजोल्व करते हो अल्कोहल, एसीटोन या फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, इनकी इंक्रीज हो जाती है। अभी ये आपका एक्सेप्शनल केस था, ओके। तो इसका भी रीजन किस पे आएगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ओके। थर्ड पॉइंट आता है प्रेशर। अब प्रेशर का इफेक्ट देखो, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो सोल्यूबिलिटी क्या करेगी भाई, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, वो भी इंक्रीज करती है। प्रेशर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती है। अभी जैसे देखो आप कैसे समझो, एक पिस्टन है, जैसे एक पिस्टन है मेरे पास और नीचे ये मैंने एडजस्ट कर रखा है कंटेनर के साथ। कंटेनर में क्या एक लिक्विड है, लिक्विड यानी वाटर है, ऊपर मैंने पिस्टन है और जो बीच में स्पेस है लिक्विड और पिस्टन के बीच में, उसमें क्या है, कुछ गैसें हैं, ठीक है ना, कुछ गैस रखी हुई है उसमें। जैसे ही मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो वो गैस क्या करेगी, वो डिजोल्व हो जाती हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। या जैसे आपने सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक देखे होंगे सभी, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हाई प्रेशर के साथ फिल किया जाता है वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है गैसेस फॉर्म में। बट देखो प्रेशर का इफेक्ट लिक्विड और सॉलिड के ऊपर नहीं आता। हमने जो लास्ट लेक्चर स्टडी किया था ना, उसमें क्या था, हमने डिजोल्व किया था सॉलिड इन लिक्विड। अगर लिक्विड इन लिक्विड हो या सॉलिड इन लिक्विड हो तो प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो सॉलिड है, यानी सॉलिड की बात करता हूँ मैं, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड हो अगर आपके सॉल्यूट, तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, कंप्रेसेबल नहीं है, ये इनको हम कंप्रेस नहीं कर पाते। सॉल्यूट की बात है ये, अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड या फिर लिक्विड हो तो उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। अगर आपका जो सॉल्यूट है वो क्या हो, गैस हो, तो उसके ऊपर प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सोल्यूबिलिटी
इंक्रीज कर जाती है। ओके, और प्रेशर के बेस पे ही आपका टॉपिक आता है हेनरी लॉ। तो हम स्टडी कर लेते हैं अब हेनरी लॉ। नाउ हेनरीज लॉ, क्या है हेनरी लॉ? द मास ऑफ द गैस डिजोल्व, मास ऑफ द गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ ए गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। तो विलियम हेनरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेशर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था कि जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर या किसी सॉल्वेंट के ऊपर, उसके अंदर जो गैस की अमाउंट है वो क्या होगी, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करती जाएगी या डिजोल्व होती जाएगी उसके अंदर। तो उन्होंने एक लॉ दिया था। तो उन्होंने क्या बोला था, देखो डायग्राम के थ्रू, जैसे हमारे पास क्या एक बीकर है, उसके अंदर मैंने एक पिस्टन फिट कर रखा है, एक सिस्टम है, उसके अंदर एक पिस्टन है और नीचे क्या है, वाटर है और बीच में गैस है। पिस्टन और लिक्विड के बीच में गैस है। जैसे जैसे हम पिस्टन को नीचे प्रेस करते जाएंगे यानी प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, जो गैस क्या करेगी, कॉन्टीन्यूसली डिजोल्व होती जाएगी वाटर के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m क्या है, मास ऑफ द गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड, और p क्या है, अप्लाइड प्रेशर। यानी m क्या है, मास ऑफ द गैस डिजोल्व इन लिक्विड, और p क्या है यहाँ, प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर। तो क्या ला था, मास डिजोल्व इन ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, m इज इक्वल टू के पी। जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना, m इज इक्वल टू के पी। ओके, नेक्स्ट, उसी टाइम दौरान उसी के पैरेलल एक डाल्टन साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने भी सेम लॉ पे काम किया था। उन्होंने क्या बोला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काम किया था मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो डाल्टन ने क्या किया था, जो हेनरी लॉ था उसमें कुछ चेंजेज किए थे, या कह लो कि उन्होंने मास की जगह क्या रिप्लेस कर दिया था, मोल फ्रैक्शन, और प्रेशर की जगह क्या रिप्लेस कर दिया था, पार्शियल प्रेशर। तो देखो इसको आप कैसे समझोगे, अब जैसे मास है, आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो मास ऑफ गैस क्या होगा, डिजोल्व होती जाएगी कॉन्टीन्यूसली, मास ज़्यादा जाता जाएगा ना वाटर के अंदर। अब जैसे ही गैस वाटर के अंदर चलेगी तो वो क्या करेगी, मोल्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 50 मोल थे आउटसाइड, जैसे आपने डाले उसको अंदर लिक्विड के अंदर तो वो 50 मोल क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इधर उधर। तो यानी मास कहीं ना कहीं रिलेटेड हो जाता है किससे, मोल फ्रैक्शन से। यानी जितना मास जाएगा उतने नंबर ऑफ मोल भी डिजोल्व होंगे किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो कहीं ना कहीं मास और मोल फ्रैक्शन दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड टर्म है अब। ओके, तो मास की जगह क्या यूज कर लिया, मोल फ्रैक्शन। अब कंसेप्ट आता है पार्शियल प्रेशर। अब प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में क्या फ़र्क है, देखो हेनरी ने यूज किया था प्रेशर और इन्होंने यूज किया था पार्शियल प्रेशर। प्रेशर तो क्या होता है, ओवरऑल सभी गैसों का जो प्रेशर होता है उसको तो प्रेशर बोल दिया जाता है। अगर हम 1 बाय 1 अगर हर एक गैस का प्रेशर काउंट करते हैं तो वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। अब देखो इस पिस्टन के अंदर क्या है, मान लो इस पिस्टन के अंदर बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, ये गैसें हैं। अब हेनरी ने तो टोटल गैसों पे काम किया था, लेकिन डाल्टन ने क्या किया था, पर्टिकुलर गैस पे काम किया था, मोल फ्रैक्शन एक गैस का। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि जब जो प्रेशर नाइट्रोजन पे लगा हुआ उन्होंने केवल उसको नोटिस किया था, उस केवल एक गैस के प्रेशर को क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर। यानी प्रेशर ऑफ ईच गैस इज पार्शियल प्रेशर। अगर आप प्रेशर को सेपरेटली काउंट करते हो हर एक गैस के ऊपर तो वो क्या हो जाता है, आपका पार्शियल प्रेशर हो जाता है। देखो फिर ये कैसे चेंज हो जाता है, तो इन्होंने क्या बोला था, एक्स डायरेक्टली, सॉरी ये मोल फ्रैक्शन है अभी, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन है ये एक्स, ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है अभी ये, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। पी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इससे, क्योंकि ये पी प्रेशर का, ये किसका है, पार्शियल प्रेशर का। अगर बुक में देखोगे ना थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता है उसका। तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर होगा। तो इसको अगर आप कांस्टेंट हटाते हो तो क्या हो जाएगा, ये देखो इज इक्वल टू के डैश पी। तो के डैश क्या है यहाँ,
के डैश है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और पी क्या है यहाँ पार्शियल प्रेशर होगा भाई। ओके, तो देखो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू के डैश पी। अगर मैं के डैश को इस साइड लेके आता हूँ क्या हो जाएगा ये 1/k डैश इज इक्वल टू पी पार्शियल प्रेशर एक्स मोल फ्रैक्शन और के डैश क्या है ये कांस्टेंट है, डाल्टन कांस्टेंट बोल सकते हो। अब उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया था 1/k डैश को किसके साथ KH के साथ, हेनरी कांस्टेंट के साथ। तो आपका हेनरी लॉ कन्वर्ट हो जाता है मोल फ्रैक्शन इंटू KH इज इक्वल टू पी क्या है पार्शियल प्रेशर। देखो हेनरी लॉ में अब चेंज आ जाता है मोल फ्रैक्शन हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। तो न्यू डेफिनेशन अराइज हो जाती है। अब देखो न्यू हेनरी लॉ या न्यू डेफिनेशन ऑफ हेनरी लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्या अब हेनरी लॉ की डेफिनेशन हो जाती है। इससे मोल फ्रैक्शन KH हेनरी कांस्टेंट और ये क्या होगा पार्शियल प्रेशर हो जाता है। ओके, नाउ मैं आपको हेनरी लॉ का मैथमेटिकल पार्ट रिपीट कर देता हूँ। तो क्या था हेनरी लॉ, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P था, यानी मास ऑफ द गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। तो M इज इक्वल टू KP। K क्या यहाँ कांस्टेंट था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, P प्रेशर, M मास ऑफ द गैस डिजोल्व। उसी दौरान डाल्टन आए थे तो डाल्टन ने क्या चेंज कर दिया था थोड़ा, तो डाल्टन ने चेंज कर दिया था इसके अंदर देखो X, यानी इसको रिप्लेस कर दिया था मास को मोल फ्रैक्शन के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड पार्शियल प्रेशर, यानी P की जगह क्या आ जाता है पार्शियल प्रेशर। तो ये थोड़ा चेंज आ जाता है हेनरी लॉ के अंदर थोड़ा सा। अब X इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो K डैश P मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर। ओके, अब मोल फ्रैक्शन K डैश को इस साइड लेके आएंगे क्या होगा 1/k डैश इज इक्वल टू P पार्शियल प्रेशर। अब 1/k डैश को क्या लिख दिया था KH क्या है हेनरी कांस्टेंट था। तो आपका क्या चेंज हो जाता है देखो भी X KH यानी मोल फ्रैक्शन हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू P पार्शियल प्रेशर। तो P इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू हेनरी कांस्टेंट, या हेनरी कांस्टेंट को पहले लिख लो और ये क्या था आपका मोल फ्रैक्शन। तो ये मैथमेटिकल पोर्शन था आपका हेनरी लॉ का। तो एग्जाम में आपको ये राइट करना पड़ता है, ठीक है। और इसी से डेफिनेशन लिखी थी हमने जो लास्ट वाली डेफिनेशन थी। तो इसका ग्राफ देखो तो मैंने ड्रा कर रखा है जैसे P इज इक्वल टू किसके पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन था भाई। तो अगर लाइन की इक्वेशन है ग्राफ बनाते टाइम y इज इक्वल टू mx प्लस c, देखो तो KH क्या होगा इसके अंदर स्लोप आएगा ये, तो यानी स्लोप क्या आपका KH क्या एक स्लोप। अगर मैं एक ग्राफ ड्रा करूँ पार्शियल प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन के अंदर, तो स्टेटमेंट क्या थी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारे पास P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। P पार्शियल प्रेशर किस पे आएगा y एक्सिस के ऊपर आएगा, ओके, और मोल फ्रैक्शन किसके ऊपर आएगा आपका x एक्सिस के ऊपर आएगा। तो KH क्या रहेगा आपका हेनरी कांस्टेंट, एक स्लोप आ जाता है, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है हमारा 0, क्योंकि C क्या होती है इंटरसेप्ट। अब जब इंटरसेप्ट 0 है ही नहीं तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन कहाँ से होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो इसका ओरिजिन क्या होगा 0, स्लोप क्या आएगा KH, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा, ये ग्राफ ऐसे आता है। ओके, इससे कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। देखो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो डिफरेंट गैस के लिए KH वैल्यू क्या है डिफरेंट होगा। अगर KH वैल्यू हाई है तो सोल्यूबिलिटी क्या है गैस की कम है, यानी डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर और डिफरेंट गैस के लिए KH वैल्यू क्या होती है भाई डिफरेंट है। तो इस ग्राफ से या फिर आप कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल ये कंक्लूजन आया। तो क्या था देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था हेनरीज कांस्टेंट KH डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, यानी ये जो KH का नेचर है वो वेरी करता है गैस टू गैस। जैसे ऑक्सीजन के लिए कुछ है उसका नेचर, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम के लिए उसका नेचर कुछ होता है भाई। ओके, नेक्स्ट देखो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो हमने जो लास्ट में किया था देखो, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ P क्या हो जाएगा 1/KH इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो इसे क्या पता लगता है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर हाई होगी तो KH की वैल्यू क्या होगी लो होगी ना, यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर हाई है तो KH की वैल्यू क्या आएगी लो। यानी कहने का मीनिंग क्या होगा अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा आपका कम होगा, तो गैस क्या होगी कम डिजोल्व होगी। जिसकी KH वैल्यू ज़्यादा वो गैस क्या होगी लेस डिजोल्व होगी। तभी तो ऑक्सीजन लेस डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, क्योंकि KH वैल्यू क्या होती है भाई हाई होती है।
ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, उनकी KH वैल्यू क्या होती है, लेस, इस वजह से वो क्या है, हाई सोल्यूबल इन वाटर। ओके, नेक्स्ट आता है KH वैल्यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हमने स्टडी किया था अगर KH वैल्यू इंक्रीज करेगी तो सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, उसकी डिक्रीज करती है। तो हमने टेम्परेचर का कंसेप्ट भी पढ़ा था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती थी, डिक्रीज हो जाती थी। इस वजह से KH वैल्यू इंक्रीज करेगी, किसके साथ, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। ओके, एक पॉइंट रह जाता है इसके अंदर, यूनिट। अब यूनिट फाइंड कर लेते हैं किसकी, हेनरी कांस्टेंट की। अब जैसे ये आपके पास, तो लास्ट में मैथमेटिकल इक्वेशन है ना जो हेनरी लॉ की, वो ये होती है, P पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, हेनरी कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ से, अब मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, अभी मोल फ्रैक्शन की तो कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर आपने फाइंड किया हो लास्ट क्लास के अंदर, नंबर ऑफ मोल, यानी नीचे आएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, और ऊपर क्या आते हैं अभी, मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी जिसके आपको फाइंड करने हैं, यानी N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, यानी ऊपर भी सेम क्वांटिटी है और नीचे भी सेम क्वांटिटी है, तो एक दूसरे के साथ यूनिट क्या होगी, कैंसिल हो जाती हैं बीच में, तो मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। ओके, तो P की यूनिट किसके साथ होगी, यानी KH की यूनिट P के साथ होगी, यानी जो यूनिट P की होगी, प्रेशर की होगी, वही यूनिट किसकी होगी, KH की। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM या फिर क्या होगा, बार। तो KH की भी यूनिट क्या होगी, सेम यूनिट होगी, ATM और बार। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं हम लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ एंड एप्लीकेशन। नाउ लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, फर्स्ट लिमिटेशन इज प्रेशर इज लो। तो प्रेशर क्या होगी आपका, लो। अगर हाई प्रेशर के ऊपर हेनरी लॉ वर्क नहीं कर पाता प्रॉपर, क्यों, क्योंकि जैसे प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो प्रेशर इंक्रीज करने से जो हमारी गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव सो नहीं करती, या आप कह सकते हो कि आइडियल से डेविएट होना स्टार्ट हो जाती है गैस, जिस वजह से हमारी जो रीडिंग है वो प्रॉपर नहीं आएंगी। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर इज नॉट लो, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा लो ना हो। सेम उसी तरह आइडियल के लिए भी होता है ये टेम्परेचर की कंडीशन जैसे प्रेशर की होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो ना हो, अगर टेम्परेचर लो चला जाता है तो हमारी जो गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव सो नहीं करती, क्योंकि जो हेनरी लॉ है ना वो आइडियल गैस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अभी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द गैस नेदर रिएक्ट केमिकली विद सोलवेंट, यानी गैस जो प्रॉपरली केमिकल रिएक्टिव ना हो सोलवेंट के साथ, लाइक जैसे NH3 अमोनिया है, वो क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्शन करके NH4OH क्रिएट कर लेती है हमें, ठीक है ना। तो ये क्या प्रॉपरली केमिकल रिएक्टिव है, तो न्यू केमिकल सब्सटेंस बन जाता है आपके पास, तो इस वजह से हेनरी लॉ इसके ऊपर प्रॉपर एप्लीकेबल नहीं होता भाई। ओके, नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, एप्लीकेशन क्या है हेनरी लॉ की। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इन दी प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज, कार्बोनेटेड बीवरेज की प्रोडक्शन में हेनरी लॉ का यूज किया जाता है। कैसे, जितनी भी देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स है, बियर, शैम्पेन है, उनके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे फिल किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप ओपन करते हो, उनमें से किसी एक को भी देखा होगा आपने, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, जैसे ओपन करते हो तो क्या होता है, लिक्विड एकदम बाहर आता है, बबल्स की फॉर्म में बाहर आ जाता है वो, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और अंदर से सब जो लिक्विड है वो एकदम बाहर मूव करता है गैस के साथ। ओके, नेक्स्ट डीप सी डाइविंग, जिसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग यानी सी डाइवर्स होते हैं जो गोताखोर होते हैं। जो गोताखोर हैं वो जैसे समुद्र में जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, गैस सिलेंडर का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा वो गैस सिलेंडर में क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन। आपके माइंड में ही आता है जो गैस सिलेंडर होता है ना स्कूबा डाइवर्स के पास, तो उसमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो 3 गैसों का मिक्सर होता है। गैस क्या होगी, जैसे हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1% होती है भाई। ओके, अब देखो क्यों, मान लो केवल ऑक्सीजन है उसके अंदर, तो जैसे ही मान लो गोताखोर नीचे चला जाता है समुद्र के अंदर, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जैसे हम खड़े हैं यहाँ तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जिस वजह से ऑक्सीजन अंदर जाती है। जैसे हम पानी के अंदर गए, वाटर के अंदर जाते हैं, तो एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, दूसरा वाटर का भी प्रेशर होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वाटर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों का प्रेशर इंक्रीज होने से ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी क्या होगी, बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है, तो ऑक्सीजन क्या होगी, हाई अमाउंट में बॉडी के अंदर चली जाती है। अगर प्रेशर हाई होता है तो ऑक्सीजन
एक टॉक्सी गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो अकेली ऑक्सीजन लेके जानी वो तो ठीक नहीं होगी, तो ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले ऐड की थी नाइट्रोजन, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सर लेके जाते थे। बट अब नाइट्रोजन में प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मान लो पहले ऑक्सीजन थी, उसमें हमने ऐड कर दी नाइट्रोजन, दोनों का मिक्सर है। अब जैसे नाइट्रोजन अब नीचे चले गए तो हम मान लेते हैं क्वांटिटी तो कम होगी ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर, क्योंकि साथ में नाइट्रोजन चली जाती है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे वो डाइवर ऊपर आता है, ऊपर आने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, बट वाटर का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा वो तो। जैसे ऊपर सरफेस पे आता है वो बिल्कुल ऊपर, तो ऊपर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर कम होने से नाइट्रोजन क्या करेगी, एकदम बाहर आएगी, क्योंकि कोई भी गैस है अगर प्रेशर कम होता है तो वो एकदम बाहर निकलेगी। जैसे बाहर निकलती है तो वो क्या करेगी, हमारी कैपिलरीज वगैरह को डैमेज कर देती है, क्योंकि एकदम कोशिश करती है बाहर आने की, जो ब्लड सेल है उनको डैमेज कर देती है। और कई बार क्या हो जाता है कि उस बीच में बबल्स के रूप में रह जाती है वो, तो ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत देती है, हमारी जो कैपिलरीज है उनको डैमेज कर देती है, और कई बार उससे डेथ भी हो जाती है। और एक बीमारी, इस बीमारी को बोला जाता है दी बैंड्स, यानी इस बीमारी का नाम है, इस डिसीज़ का नाम है दी बैंड्स। बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना, स्किन वगैरह की बीमारी हो जाती है, उससे ख़राब हो जाती है स्किन। ठीक है, तो इसके साथ हमने ऐड करना स्टार्ट कर दिया हीलियम को। तो थर्ड गैस कौन सी है, हीलियम यूज कर ली। अब हीलियम क्यों यूज की, तो आपको पता लग गया ना भी नाइट्रोजन क्यों, क्या नुकसान होता है नाइट्रोजन का, क्योंकि एकदम जैसे ऊपर आते हैं तो वो क्या करेगी, एकदम बाहर आने की कोशिश करती है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और वो क्या करेगी, हमारी कैपिलरीज ब्लड सेल को डैमेज कर देती है, और एक डिसीज हो जाती है जिसको बोला जाता है दी बैंड्स। इस वजह से हम नाइट्रोजन अकेली लेके, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों सेफ नहीं होती, तो इसके साथ हमने मिक्स कर दी हीलियम। तो हीलियम का क्या बेनिफिट है, जैसे हम नीचे जाते हैं तो हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, तो ऑक्सीजन की अमाउंट तो चलो कम हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि दो गैसें भी साथ में जाती हैं। अब जैसे ही अब ऊपर आओगे तो अब नाइट्रोजन, अब कम अमाउंट में, पहले तो हम हाई अमाउंट में जाती थी नाइट्रोजन, अब हीलियम भी आ गई साथ में, तो इसका मतलब तीनों का मिक्सर जाता है बॉडी के अंदर। अब जैसे ही आप ऊपर आते हो तो ऊपर आते क्या होगी, हीलियम ईजिली बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक तो हीलियम में क्या है, एक तो मास बहुत कम है हीलियम का, और साइज बहुत छोटा है। अगर हीलियम रह भी जाती है बॉडी के अंदर तो क्या करिए, हमारे सेल को डैमेज नहीं कर पाते, क्योंकि मास बहुत छोटा है, हमारे ब्लड सेल के बीच में से वो कोई भी नुकसान पहुंचाए ईजिली बाहर निकल आती है भाई। ठीक है, इस वजह से मिक्सर यूज किया जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम का। नाइट्रोजन डैमेज कर देती है सेल को, हीलियम डैमेज नहीं करती। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड आती है एट हाई एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई के ऊपर। तो ऊंचाई, जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे लेह लद्दाख गए होगे कभी, उसमें क्या होता है, जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है भाई, कम है, ठीक है ना। जितना आप ऊपर जाते हो ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, या आप ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाती है, कम। जैसे आप ऊपर चले जाते हो माउंटेन वगैरह पे या माउंट एवरेस्ट पे, तो उस पर क्या होगा, ऑक्सीजन की लैक होगी, कमी होगी वहाँ। अब आपके अंदर ऑक्सीजन कम जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, प्रेशर कम है वहाँ एटमॉस्फेयर का, जिस वजह से आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी। और जैसे ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आपकी थिंकिंग पावर क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है अभी, ठीक है। और उस बीमारी को बोला जाता है एनोक्सिया, ठीक है ना। ऑक्सीजन की कमी से एक बीमारी हो जाती है, उसको बोला जाता है एनोक्सिया, और आपके सोचने की शक्ति क्या हो जाती है, कम। ओके, ये था आपका कंप्लीट हेनरी लॉ का कंसेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आता है जनरली। ओके, तो अच्छी तरह फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।